भारत चीन युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों द्वारा की जाने वाली क्रूर यातनाओं और अत्याचारों की भयावह कहानियां सुन ली, जिससे वो बहुत डर गईं और उन्होंने किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के मोस्ट डेंजरस विलन के नाम से मशहूर एक्टर डैनी की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूं। आर्मी ऑफिसर बनने वाले डैनी आखिर कैसे बन गए बॉलीवुड के मोस्ट डेंजरस विलन? वो कौन था जिसने डैनी की बड़ी भारी बेइज्जती की और कैसे लिया फिर डैनी ने उससे बहुत तगड़ा बदला? क्या है डैनी और मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की अजीबोगरीब लव स्टोरी? चीन के साथ मिलकर डैनी ने कैसे की भारत के साथ गद्दारी? ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। डैनी का जन्म 25 फरवरी सन 1948 को भारत के उत्तर पूर्वी इलाके के सुदूर राज्य सिक्किम में हुआ था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि डैनी का असली नाम डैनी है ही नहीं। उनका असली नाम है शेविंग फिंटसो डेंजोंगपा। डैनी के पिताजी एक बौद्ध मठ के प्रमुख भिक्षुओं में से एक थे। घोड़ा पालन उनका खानदानी पेशा था। जहां डैनी का बचपन बीता उस गांव का नाम था युक्सम। डैनी के मुताबिक यह भारत का आखिरी गांव था, इसीलिए अति अविकसित और महाडेप्सिट। डैनी के मुताबिक कई बार वो अपने दोस्तों के साथ हाथ में एक चाकू लिए जंगल की ओर निकल पड़ते थे और सिक्किमी कैक्टस समेत कई जंगली पौधों को चीर चीर कर उनका दूध पिया करते थे। स्कूल भी बहुत दूर था। पत्थरों को फांद कर कई किलोमीटर पैदल चल कर मशक्कत कर वो स्कूल पहुंच पाते थे। इसीलिए कुछ साल बाद वो नैनीताल के बिरला विद्या मंदिर में पढ़ने लगे। इस स्कूल से वो लगभग पास आउट होने को थे कि तभी उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। दरअसल उन दिनों भारत चीन युद्ध चल रहा था। एक शाम डैनी ऐसे ही घूमने फिरने के लिए रोड पर निकल गए। कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। दरअसल उन दिनों वहां एक लोकल अफवाह फैली हुई थी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग भारतीय सेना से लड़ने में चीनी सेना की मदद कर रहे हैं। और चूंकि डैनी सिक्किमी थे, इसलिए वो नाराज लोग ये आरोप लगाने लगे कि डैनी चीनी सेना से मिले हुए हैं और भारत से गद्दारी कर रहे हैं। डैनी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, लेकिन वो लोग मरने मारने पर उतर आए। वो तो शुक्र है कि तब तक डैनी के कुछ दोस्त उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और उन्होंने डैनी को बचा लिया। इसके बाद डैनी ने दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बचपन से ही डैनी का एक ही ख्वाब था, इंडियन आर्मी में एक आर्मी ऑफिसर बनने का। तभी तो उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बेस्ट कैडेट अवार्ड भी दिया। डैनी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल इंस्टीट्यूट जो पूना में था, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसी दौरान उनकी मां ने भारत चीन युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों द्वारा की जाने वाली क्रूर यातनाओं और अत्याचारों की भयावह कहानियां सुन ली, जिससे वो बहुत डर गईं और उन्होंने डैनी को अपना मरा मुंह देखने की कसम देकर आर्मी ज्वाइन करने से मना कर दिया। डैनी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। अपनी मां के लिए उन्होंने अपना वर्षों पुराना ख्वाब खुद ही तोड़ दिया, मगर उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में वो करेंगे क्या। उनकी मां ने कहा
वो कुछ कलात्मक करें, कुछ आर्टिस्टिक करें। पूना में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल इंस्टीट्यूट से थोड़ी ही दूरी पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग थी। डैनी को फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने FTII में एडमिशन ले लिया। एक्टर बनने के लिए नहीं, सिंगर बनने के लिए। दरअसल डैनी की आवाज़ बहुत अच्छी थी, उन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद भी था, लेकिन FTII में जाने पर उन्हें मालूम चला कि यहाँ म्यूज़िक का कोई अलग से कोर्स है ही नहीं। एक्टिंग के कोर्स में म्यूज़िक का एक लेसन है। ओरिएंटेशन डे के दिन सभी जूनियर्स को सीनियर्स के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना होता था। जब डैनी ने अपना नाम बताया, शेविंग फिंटसो डेंजोंगपा, तो किसी को समझ नहीं आया। सब कहने लगे क्या क्या क्या, फिर से कहे, फिर से कहे, फिर से कहे। और फिर तो ये एक जोक बन गया। डैनी जहां दिखते लोग पूछने लगते, क्या नाम है तेरा, क्या है, क्या है। डैनी बहुत परेशान हो गई। तब एक दिन उनकी दोस्त मशहूर एक्ट्रेस जया बच्चन नहीं, तब जया भादुरी थी, उन्होंने डैनी से कहा कि यार तू अपना इतना लंबा नाम शेविंग फिंटसो डेंजोंगपा छोड़, कुछ शॉर्ट सा छोटा सा नाम रख ले, डैनी कैसा रहेगा। इस तरह जया भादुरी की बात मान शेविंग फिंटसो डेंजोंगपा बन गए डैनी डेंजोंगपा। साल 1970 में डैनी पूना से निकल पहुंचे बम्बई, फिल्मों में बड़ा नाम कमाने। मगर ये इतना आसान नहीं था। आज के दौर में देखिए तो बॉलीवुड में आपको कितने नॉर्थ ईस्ट के चेहरे दिखेंगे, तो ये तो 70 का दशक था। इसीलिए कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने डैनी से कहा कि तुम्हारा चेहरा फिल्मों में किसी भी रोल के लिए फिट नहीं बैठता। हाँ, कभी किसी विदेशी आदमी का रोल या किसी दूसरे महाद्वीप से आया आदमी, कोई अजीब जंगली आदिवासी या टार्जन टाइप का रोल हो तो बात अलग हो सकती है। डैनी बस स्टूडियो दर स्टूडियो के चक्कर काट रहे थे, कुछ हासिल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी डैनी ने हार नहीं मानी। पहुंच गए जुहू पर मौजूद मशहूर डायरेक्टर मोहन कुमार के बंगले पे। मोहन कुमार बहुत बड़े डायरेक्टर थे। डैनी ने सोचा मोहन साहब ज़रूर उन्हें समझेंगे और उन्हें कोई रोल देंगे। उनके बंगले के बाहर 3-4 गोरखा चौकीदार तैनात थे। इस अलग सी बम्बई में डैनी उन्हें अपने से लगे, इसलिए डैनी को बंगले में जल्दी प्रवेश मिल गया। मोहन कुमार ने उनकी पूरी बात सुनी और फिर हंसते हुए डैनी का मजाक उड़ाते हुए बोले, हुड़ तू एक्टर बनने आया है? अरे पागल है क्या? ओए कितने सोने सोने मुंडे इतने सड़कों विच घूमते रहते हैं, तेरा तो कोई चांस ही नहीं। बात मान, चुपचाप घर लौट जा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, और अगर ना मिले तो वापस मेरे बंगले पे आ जा। 3-4 गोरखा हैं, एक तू भी शामिल हो जा, मुफ्त की रोटी मिलेगी, रहने को छत मिलेगी, 10 घंटा काम करना पड़ेगा। पुत्र बुरा न मान, हकीकत है, क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है। गुस्से से डैनी का खून खौल उठा। उन्हें लगा सर से लेकर पैर तक मानो उनके पूरे बदन में आग लग गई है। उसी गुस्से में वो मोहन कुमार के बंगले के बाहर निकले और उन्होंने कसम खाई कि मोहन कुमार के घर के सामने ये जो खाली ज़मीन है, इसी पर जब वो एक दिन बड़े एक्टर बन जाएंगे तब वो मोहन कुमार से भी आलीशान बंगला बनवाएंगे। डैनी ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे और आखिर में उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल ही गया। साल 1972 में उन्हें B.R. इशारा की फिल्म ज़रूरत में पहला रोल मिला। हालांकि ये एक B ग्रेड फिल्म थी, उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। इसी साल उन्हें गुलजार की फिल्म मेरे अपने में काम करने का मौका मिला। इसमें उन्होंने एक पॉजिटिव किरदार निभाया, इसमें भी वो नोटिस नहीं किए गए। इसके बाद मिलाप, राखी और हथकड़ी और ये गुलिस्ता हमारा, इन 3 फिल्मों में उन्होंने काम किया, इसमें भी किसी ने नोटिस नहीं किया। आखिर साल 1974 में रिलीज होने वाली फिल्म धुंध में उन्होंने पहली बार विलेन का किरदार निभाया और इसी फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी। इसी फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड और पब्लिक दोनों के सामने एक पहचान दिला दी।
ये फिल्म सुपर हिट हुई और इसके बाद डैनी को बहुत सी फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे, जिसके तहत डैनी ने खून खून, काला सोना, कच्चे धागे, काली चरण, चोर मचाए शोर, 36 घंटे, लैला मजनू, पापी, चांदी सोना, कहानी किस्मत की, लहू के दो रंग, हीरा मोती, आशिक हूँ बहारों का, द बर्निंग ट्रेन, नाम, फकीरा जैसी कई फिल्मों में काम किया। कुछ में पॉजिटिव तो अधिकतर में निगेटिव किरदार निभाए। वैसे भी डैनी के मुताबिक हीरो बनने की उनकी कभी कोई इच्छा थी भी नहीं, वो हमेशा से ही विलन बनना चाहते थे। 70 के दशक के आखिर में डैनी और मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की लव स्टोरी की बहुत चर्चा हुई। दरअसल डैनी और परवीन बॉबी एक साथ तकरीबन 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लिव इन रिलेशनशिप उस ज़माने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हालांकि फिर इन दोनों के बीच न जाने क्या हुआ कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। परवीन बॉबी मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट को डेट करने लगी और डैनी एक्ट्रेस किम चोपड़ा को। हालांकि डैनी परवीन बॉबी से जुड़ी एक बड़ी ही विचित्र बात बताते हैं। डैनी के मुताबिक ब्रेकअप के बाद भी न जाने क्यों परवीन बॉबी ऐसी हरकतें करती रहती थीं जिससे कि वो डैनी के बहुत करीब आ सके। कई बार उनकी ऐसी हरकतें हद पार कर जाती थीं। जैसा कि डैनी बताते हैं कि कई बार ऐसा होने लगा कि वो किम के साथ अपने घर पहुंचते तो देखते कि बिना उन्हें बताए, बिना उनकी इजाज़त के परवीन उनके घर में मौजूद हैं, उन्हीं के बेड पर बैठकर उन्हीं के गिलास में ड्रिंक कर रही हैं। डैनी को देखते ही उनसे गले वले मिलने लगती। जाहिर सी बात है किम ये सब देख के बहुत अनकंफर्ट हो जाती थी, कोई भी हो जाएगा। डैनी जब सख्ती से उन्हें ऐसी हरकतें करने से मना करते तो बड़ी ही शोक अंदाज में कहती, हम तो अब सिर्फ दोस्त हैं ना, हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा तो है नहीं। अब 80 का दशक शुरू हो चुका था और डैनी अपने आप को मिलने वाली फिल्मों से बहुत ऊब चुके थे। इसका रीज़न था कि उन्हें एक्का तरह की फिल्म में एक्का तरह के रोल मिले जा रहे थे, कुछ अलग नहीं हो रहा था। डैनी अपनी इस समस्या को एक बड़े हंसोड़ अंदाज में बताते हैं कि जैसे एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करता था तिवारी। अब डैनी एक फिल्म सेट पर पहुंचे। अब उस फिल्म में डैनी एक बुरे इंसान, गुफा उनका ठिकाना, गुफा है अंधेरी, बगल में तिवारी, तिवारी के हाथ में एक लालटेन। अगली फिल्म के सेट पे पहुंचे, वहाँ भी सेम कहानी और डैनी का सेम कैरेक्टर। डैनी एक बुरे इंसान, गुफा उनका ठिकाना, गुफा है अंधेरी, बगल में तिवारी, तिवारी के हाथ में एक लालटेन। एक कई तरह का काम वो करते जा रहे थे, जबकि डैनी कुछ अलग करना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने फिल्मों से एक ब्रेक ले लिया। 4-5 सालों के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर चले गए। इस दौरान उनकी कुछ प्री शूटेड फिल्में रिलीज होती रहीं। 1985-86 में डैनी ने बॉलीवुड में एक वापसी की, इस बार एक नए कलेवर में, एक अलग भरे पूरे शरीर के साथ। डैनी की ये दूसरी पारी उनकी पहली पारी से बहुत अलग थी। इस पारी में उनके कैरियर का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ, जिसने डैनी को बॉलीवुड का मोस्ट डेंजरस, रिकॉग्नाइज्ड एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेड विलन बना दिया। इसी दौर में डैनी ने सनम बेवफा, खुदा गवाह, अग्निपथ, घातक जैसी फिल्मों में काम किया। शेर खान, खुदा बख्श, काचा चीना और कात्या जैसे अमर किरदार हिंदी सिनेमा को दिए। डैनी ने युद्ध, यतीम, जलजला, ऊंचे लोग, जुल्म का बदला, अल्लाह रखा, खोज, जंगबाज, शेषनाग, हम, संग्राम, सरहद, विजयपथ, तहकीकात, चौराहा, चाइना टाउन, बंधु, बलवान, ढाल, उड़ान और कोहराम जैसी कई फिल्मों में काम किया। अब हिंदी सिनेमा में डैनी का कद बहुत बढ़ चुका था। कई साल बीत चुके थे, लेकिन डैनी को मोहन कुमार के घर से निकलते वक्त अपने आप से किया हुआ वादा आज तक याद था। अब उनकी हैसियत हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो
मोहन कुमार के बंगले के सामने वाली उस ज़मीन पर अपना बंगला बनवाएंगे, वो भी मोहन कुमार से कई गुना ज़्यादा आलीशान। लेकिन तब तक उन्हें मालूम चला कि वो ज़मीन तो किसी गुजराती बिल्डर ने खरीद ली है। कई लोगों ने, दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि कोई बात नहीं, बम्बई में दूसरी जगहों पर भी तो बहुत सी ज़मीनें हैं। लेकिन डैनी की जिद थी कि उन्हें उसी ज़मीन पर अपना बंगला बनवाना है। उन्होंने उस गुजराती बिल्डर से मुलाकात की और सिफारिश की कि वो ज़मीन उन्हें बेच दे। उस गुजराती बिल्डर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डैनी इसी ज़मीन के पीछे क्यों इतना पागल है। लेकिन जब डैनी ने उसे अपनी ज़िद की वजह बताई तो वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने जिस दाम पे ये ज़मीन खरीदी थी उससे कम दाम पे डैनी को बेच दी। उसके बाद डैनी ने अपने सपने के मुताबिक उस ज़मीन पर अपना बंगला बनवाया, वो भी मोहन कुमार के बंगले से कई गुना ज़्यादा आलीशान। गृह प्रवेश में उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर मोहन कुमार को बुलाया। बंगला तो बन चुका था, लेकिन इस बड़े आलीशान बंगले में डैनी अपने अकेलेपन से बेजार हो चुके थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। उनकी माँ तो बहुत खुश हो गई। कुछ दिन पहले ही उनकी माँ की मुलाकात गावा चोग्याल नाम की एक लड़की से हुई थी। गावा चोग्याल सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों पर कुछ वक्त के लिए राज करने वाले चोग्याल राजवंश का आखिरी खून थी। डैनी और गावा की शादी हो गई। कुछ समय बाद दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम डैनी ने रखा रिंगजिंग। एक बेटी हुई जिसका नाम डैनी ने रखा पेमा। 90 के दशक के खात्मे के साथ ही डैनी के करियर का गोल्डन पीरियड भी खत्म हो गया। साल 2000 के बाद डैनी ने फिल्मों में काम करना भी कम कर दिया। डैनी के मुताबिक उन्होंने ऐसा फिल्मों में गिरते हुए स्तर के कारण किया था। साल 2000 के बाद डैनी ने लज्जा, अशोका, इंडियन, हैट्रिक, 16 दिसंबर, रोबोट, बैंग बैंग और बेबी जैसी फिल्मों में काम किया। आखिरी बार डैनी सुनहरे पर्दे पर नजर आए तकरीबन 5 साल पहले, साल 2018-19 में रिलीज होने वाली फिल्म बायोस्कोप वाला में। आजकल डैनी मुंबई में कम रहते हैं, अधिकतर सिक्किम की वादियों में ही अपना वक्त गुजारते हैं। युक्सम गांव में उनका पुराना पुश्तैनी घर आज भी मौजूद है, जिसे डैनी ने रेनोवेट करवा लिया है और वो आजकल उसी में रहते हैं। वैसे भारत सरकार ने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए डैनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। हालांकि डैनी का असली पुरस्कार तो ये है कि हिंदी सिनेमा के दर्शक एक दुष्ट क्रूर विलन के तौर पर डैनी को हमेशा याद रखेंगे।